नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज की हमारी जो चर्चा है वो सेडिमेंट्री रॉक से संबंधित है कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स as the sediment implies are the composed largely of fragments of order rocks and minerals that have been more or less thoroughly consolidated and arranged in layer और स्ट्रेटा। तो दोस्तों ये डेफिनेशन आप अपने बोर्ड पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये अवसादी चट्टानें होती हैं ये सेडिमेंट हैं। सेडिमेंट का मतलब होता है सिटिंग डाउन, अर्थात नीचे बैठना। वास्तव में इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो जो चट्टानों के चूर्ण होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो वेदरिंग के द्वारा या अपर्दन के द्वारा उनसे बनते हैं और एक जगह इकट्ठे होते चले जाते हैं। और ये चूँकि परतदार होती हैं इसलिए इसमें लेयर बनती चली जाती हैं। तो इस प्रकार की चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स एज द सेडिमेंट इम्प्लाइज आर कंपोज लार्जली और फ्रेगमेंट ऑफ ओल्डर रॉक्स। जो पुरानी रॉक्स हैं उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंपोज लार्जली, वो बहुत बड़ी मात्राओं में जो है कंपोज होते हैं। एंड मिनरल्स दैट हैव बीन मोर और लेस थ्रोगली कंसोलिडेट, और इस तरीके से उसके साथ मिनरलों के साथ वो मिल करके एक अरेंजमेंट तैयार करता है। किसके रूप में? लेयर्स के रूप में या फिर स्ट्रेटा के रूप में। तो इस टाइप की परिभाषा दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेडिमेंट से संबंधित जो रॉक्स हैं उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं। आप लोग इसमें अलग अलग लेयर देख सकते हैं सभी फिगर्स में। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लेयर्स आसानी से देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ इसमें भी लेयर्स हैं और ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये एक कॉन्ग्लोमरेट का एक टुकड़ा है और ये जो है क्ले मिट्टी का संबंधित, जिसे हम सेल के रूप में भी जानते हैं, जिससे स्लेट बनती है। तो ये इस टाइप की रॉक्स के एक उदाहरण है जो सेडिमेंट्री रॉक्स से बनते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो चट्टानों के चूर्ण से जीव और वनस्पतियों के अवशेषों के समूहन द्वारा उत्पन्न होती हैं। और ये लगभग भूपृष्ठ का जो 75% है वो अवसादी शैलों से ही घिरा हुआ है, तथा शेष जो है वो 25% भाग जो है आग्नेय और जो मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें हैं उससे संबंधित है। दोस्तों अगर हम भूपृष्ठ की बनावट में इसके योग की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक केवल 5% है, लेकिन कवर्ड जो ऊपर से ढकी हुई है वो 75% है। यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे कि ये जो है अगर हम ऊपर पूरी क्रस्ट की बात करते हैं, ये मान लो कोर हुआ, मेंटल हुआ और इसके बाद ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है ये 75% जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है। अगर हम इस पूरी रॉक की बात करते हैं तो इसमें लगभग 5%, मात्र 5% क्रस्ट की बनावट में सेडिमेंट्री रॉक का प्रयोग होता है। और जो शेष है वो 95% या तो इग्नियस रॉक हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उनसे संबंधित है। अगर हम अगली इस पर चर्चा करें तो ये परतदार होती हैं, क्योंकि ये समय के साथ इसमें अलग सेडिमेंट बैठते हैं, फिर अलग बैठते हैं, फिर अलग, इस टाइप से करके इसमें लेयर बनती चली जाती है। इन्हें भूसन्नति के रूप में जानते हैं और ये लेयर्ड रॉक्स हैं। इसमें रवे नहीं होते हैं, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती हैं, बल्कि ये लेयर्ड हैं, ये परतदार होती हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन है आप लोगों को याद होगा, एक बार सोचेंगे कि जो रवेदार परतें चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। आगे देखेंगे इनमें दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते हैं। दोस्तों ये कभी भी एक जैसी नहीं दिखती हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें इस टाइप से करके, मान लो यहाँ पर एक टाइप से ये एक लेयर्ड है, यहाँ पर दबाव कुछ होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। इस फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस टाइप से करके रॉक ऐसे बनती हैं, जैसे जैसे प्रेशर लगेगा वैसे वैसे इसमें फोल्ड पड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये मोड़ वाली एक सेल्स होती हैं और इसमें जंक्शंस पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो जंक्शंस हैं ये क्या हैं? आप इसमें देखेंगे ये इस टाइप से करके एक जंक्शन इस टाइप से करके मिलते हैं इसके अंदर। तो जंक्शन जो होते हैं या संधियाँ जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं इनकी लेयर के।
दोस्तों आगे चलते हैं। अवसादी चट्टानों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि हम पहली बात करते हैं समविन्यास की, कन्फॉर्मिटी की, मड क्रैक की, सैंडस्टोन एक इसमें पार्ट मिलता है, कॉन्ग्लोमरेट एक प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है सेडिमेंट से, और इसका सबसे अधिक जो निर्माण होता है वो पानी के द्वारा जो बहाए गए अवसाद हैं उसके द्वारा, या फिर आप लोग अगर उत्तर भारत में जो मैदान तराई भावर वाले क्षेत्र में चलते हैं तो वहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट मिट्टी, जिसमें पत्थर और मिट्टी इनका सबका मिक्सचर होता है, उसके जब वो दबाव पड़ता है तो उस समय पर कॉन्ग्लोमरेट नामक जो मिट्टी है या चट्टान है वो बन पाती है। साथ ही साथ इसमें क्ले रॉक और सेल्स हैं। लॉयसेस भी एक प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं, और मोरेन्स जो हैं वो भी अवसादी चट्टानें हैं। इनको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फॉर्मिटी की। तो कन्फॉर्मिटी क्या है, अगर हम देखते हैं तो इससे पहले हमें बेडिंग प्लेन्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसे हम संयोजक तल के रूप में जानते हैं। बेडिंग प्लेन्स, ये आप देखेंगे कि एक रॉक्स जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, और इसका ये जॉइंट जो है इसके साथ दूसरी रॉक के साथ में है। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये संयोजक तल है, जिसे हम बेडिंग प्लेन्स के रूप में जानते हैं। दोस्तों अगर हम दो परतों के, इसे हम बेडिंग प्लेन्स या फिर संस्तर तल भी कह सकते हैं, संस्तर तल या बेडिंग प्लेन्स, अगर हम दो परतों के बेडिंग प्लेन के सहारे परतों के बीच का उसको देखते हैं, ये जो ये संबंध है ये कन्फॉर्मिटी कहलाती है। इसका जो जॉइंट हिस्सा है ये कन्फॉर्मिटी है, ये कन्फॉर्मिटी है इस टाइप से करके, तो इसे हम कन्फॉर्मिटी के रूप में जानते हैं। अब इसके प्रकार होते हैं। अगर कोई झुकी हुई परत हो और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, सपोज दैट जैसे ये, अगर हम इस रॉक की बात करते हैं तो ये झुकी हुई रॉक्स है और इसके ऊपर एक, ये इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टली एक परत है। तो ऊपरी परत तथा झुकी परतों के बीच के जो कोनिक झुकाव होता है, तो इस प्रकार से जो निर्मित कन्फॉर्मिटी होगी वो अनकन्फॉर्मिटी के रूप में जानी जाती है। इसे हम अनकन्फॉर्मिटी के रूप में जानते हैं। और इसके विपरीत जब दो परतें पैरेलल होती हैं, जैसे ये, और एक परत ये है और एक परत ये है, तो इसके बीच की जो कन्फॉर्मिटी है ये किस रूप में जानी जाती है? डिसकन्फॉर्मिटी के रूप में जानी जाती है। इसे हम डिसकन्फॉर्मिटी कहते हैं। और ये जो थी, ये कन्फॉर्मिटी क्या थी हमारी? अनकन्फॉर्मिटी के रूप में कह रहे हैं। चूँकि ये झुकी हुई है इसलिए इसे एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी का नाम दिया गया है। तो इसे याद रखेंगे कि कन्फॉर्मिटी कितने प्रकार से होती है, अनकन्फॉर्मिटी और डिसकन्फॉर्मिटी, इसको याद कर लें। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटीज़ के बारे में है। एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी, नॉन कन्फॉर्मिटी, डिसकन्फॉर्मिटी, पैराकन्फॉर्मिटी। नॉन कन्फॉर्मिटी जो है वो अनकन्फॉर्मिटी के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ पर इससे संबंधित बातें दी गई हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो नई वो आती है मड क्रैक से संबंधित एक नई डेफिनेशन है। अगर हम मड क्रैक की बात करते हैं तो मड क्रैक का जो संबंध है वो जो खादर होता है, जिसे हम इस टाइप से कह सकते हैं कि जो नदियाँ होती हैं उसके जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसमें जब बहुत सारी चिकनी मिट्टी आ जाती है और पानी ख़त्म हो जाता है तो सूर्य की किरणों के द्वारा इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। ये काफ़ी गहरे होते हैं और उस समय पर इसमें खेती नहीं की जा सकती है। तो ये जो क्रैक पड़े हुए हैं ये मड क्रैक के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, सैंडस्टोन क्या है? अगर हम सैंडस्टोन के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बालू का पत्थर कहते हैं, तो इन कणों का जो निर्माण है वो कई साइज़ में होता है। ये चीनी के महीन कणों की तरह बारीक भी हो सकती है या फिर और बड़े भी हो सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इसका केमिकल कंपोजिशन, तो इसमें सिलिका, कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड या क्ले मिट्टी जो होती है वो काफ़ी मात्रा में मिलती है और उसी के आधार पर इनके रंग भी डिसाइड होते हैं। अगर लोहे के ऑक्साइड ज़्यादा हैं तो जो सैंडस्टोन होगा वो रेड कलर का हो जाएगा या फिर ब्राउन कलर का। अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक है तो इनका जो रंग है वो सफ़ेद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें अलग अलग कलर के, ये वाइट है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होगी, ये कुछ रेडिश या ब्राउन कलर के हैं तो इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी।
तो इस प्रकार से ये सैंड स्टोन्स हैं और ये कई रूपों में मिलते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं पेबल्स। पेबल्स छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं, इनको हम पेबल्स के रूप में जानते हैं। ये छोटे छोटे, और इनका जो साइज़ होता है 4 मिलीमीटर तक का हो सकता है। इसके बाद बोल्डर होते हैं। बोल्डर बड़े बड़े होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े फॉर्म के होते हैं। तो अगर एक बड़े चट्टान को हम कहें तो वो बोल्डर के रूप में आती है। इसका जो साइज़ है वो 256 मिलीमीटर या उससे अधिक हो सकता है। और इसके बाद ग्रेवल्स, जिसे बजरी के रूप में भी कहते हैं, वो होता है जब कंकड़ गोल न होकर कोन वाली हो जाएं तो उससे निर्मित जो सेल होती हैं वो ब्रेसिया के रूप में जानी जाती हैं। तो इसमें छोटी छोटी जो गोली हैं वो ब्रेसिया के रूप में जानी जाती हैं। आप यहाँ पर एक बालू का पत्थर को देख रहे होंगे आपके राइट साइड में, और आप इसमें यहाँ पर लेयर देख सकते हैं जो ये बता रहा है कि अलग अलग समय में इसमें वो है। और इस टाइप से ये एक अलग प्रकार का यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी है या फिर कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो मिले हुए होंगे। तो इस प्रकार से बालू का पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान का एक रूप है जो अधिक दाब के कारण निर्मित होते हैं। आगे चलते हैं। ये कॉन्ग्लोमरेट है। इसका आप देख रहे होंगे, इसमें पत्थर हैं, बालू का पत्थर है और साथ साथ में मिट्टी है। ये जब इस पर अधिक दबाव पड़ता है तो ये इस टाइप से पूरा का पूरा एक पत्थर के रूप में दिखाई देता है और ये ठोस होता है काफ़ी, लेकिन इसमें पानी अंदर धंस जाता है तो इसके कारण ये धीरे धीरे समय के साथ टूटती चली जाती है। तो ये कॉन्ग्लोमरेट का उदाहरण है। पुराने समय में अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कॉन्ग्लोमरेट के जो पत्थर थे वो स्टोन एज में, जो मनुष्य प्रारंभ में जो आदि मानव था उसने स्टोन एज में इनका प्रयोग किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्ले रॉक, यहाँ पर आप दो प्रकार की क्ले रॉक और एक सेल के रूप में देख रहे होंगे। अगर हम क्ले रॉक देखते हैं तो ये एक चिकनी मिट्टी के रूप में जमा एक रॉक है और यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है। तो ये क्ले रॉक है। इसमें कैल्शियम जो की मात्रा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट उसकी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये चिकनी हो जाती है और इसे हम क्ले चट्टान के रूप में भी कहते हैं। इसमें सिल्ट एवं चीका दोनों मुलायम रूप में होती हैं और इसमें जो पानी है वो अप्रवेश्य है, इसमें कम पानी अंदर जा पाता है। क्ले चट्टान का निर्माण जो है एक काओलिन नाम का खनिज होता है उसके द्वारा होता है। अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में ये सिल्ट या क्ले के संगठित हो जाने पर अगर हम इसे देखेंगे, ये अगर किसी भी रूप में जुड़ जाए तो ये सेल के रूप में बन जाती है। पुराने समय में इनकी स्लेट बनाई जाती थी, जो बच्चे जो है एक फ्रेमिंग करके और उस पर लिखने का काम करते थे खड़िया से। तो ये वही सेल है और ये इसी मिट्टी की बनी हुई हाई प्रेशर के कारण जो है इस रूप में तब्दील हो जाती है। तो एक ये भी अवसादी चट्टानों का प्रकार है। आगे चलते हैं। लॉयस, लॉयस जो है रेत के कण जब वायु के बहाव के द्वारा उठा लिए जाते हैं और कहीं एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं तो वो लॉयस कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लॉयस से संबंधित ये एयर की डायरेक्शंस है और इसमें ये बालू के जो रेत हैं छोटे छोटे, आप वो देख रहे होंगे इस हिस्से में, ये उड़ उड़कर यहाँ पर हल्की जगह पर जाकर इकट्ठे हो रहे हैं और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर बैठ रहे हैं। इस रूप में ये इस प्रकार का लैंडफॉर्म दिखाई देता है जो लॉयस कहलाता है। तो लॉयस के मैदान तिब्बत के जो प्लेट्यू है ईस्टर्न साइड में उसमें काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, या राजस्थान में भी आपको थार का जो डेजर्ट है उसमें भी सब टाइप की जो संरचनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। दोस्तों आगे देखते हैं। इससे संबंधित आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं वो क्या हैं और ये किस रूप में मिलती हैं। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। इसमें लॉयस जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा गया है। इसी रूप में ये कन्फॉर्मिटी जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। और एक ये हिमोड था, हिमोड का संबंध जो है वो जब ग्लेशियर्स आगे चलते हैं, ये नदी के रूप में इसे हिम नदी भी कह सकते हैं, यानी कि बर्फ़ की नदी। तो जो ग्लेशियर होते हैं वो बर्फ़ की नदी कहलाती हैं और ये जो माउंटेन होते हैं, ऊंचे माउंटेन जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, उनकी वैलियों में खिसकती रहती है आगे नदी के रूप में। ये ऐसी चलती है जैसे कोई पानी, लेकिन इसकी स्पीड धीरे धीरे होती है। तो इसके आगे वाले भाग में कॉन्ग्लोमरेट जमा होता चला जाता है और इसके नीचे वाला भाग जो है एक प्लेन फॉर्म
में बनता चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो प्लिस्टोसीन एज में हिम एज के कारण ही प्लेन हो पाया है। दोस्तों, इस टाइप की जो मिट्टी बनती हैं वो मोरेन्स कहलाते हैं, हिमोड कहलाते हैं, जो ग्लेशियरों की या हिमनद के द्वारा जो बनते हैं। तो इस पर भी चर्चा कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास यहाँ पर ही रखेंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगली फिर इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।